ओके, सो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू वंस अगेन। आज का हमारा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा कुछ बड़े प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना, और आपके जो भी डाउट्स कैश फ्लो से रिलेटेड हैं दैट वी आर गोइंग टू टेक टुडे। और इस चैप्टर को हम फाइनली क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे। आई नो मेनी ऑफ यू, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, उन्होंने तो अभी शुरुआत ही नहीं करी है ना। इस चैप्टर की शुरुआत ही नहीं करी, वो अभी तक इशू ऑफ डिवेंचर्स में अटके पड़े होंगे। है कोई ऐसा बहादुर बच्चा जो मुझे बोल सके कि हाँ सर अभी तो मैं शुरू करूंगा कैश फ्लो? होता पता है क्या है, देर आर बेसिकली, फिर भाषणबाजी शुरू हो रही है। देर आर टू टाइप ऑफ स्टूडेंट्स बेसिकली। एक जो टीचर से आगे चलते हैं, एक जो टीचर के साथ साथ चलते हैं, और तीसरे बिल्कुल महान महान योद्धा टाइप के लोग होते हैं। बहुत ही महान योद्धा टाइप के लोग होते हैं। वो क्या करते हैं, टीचर अगर कैश फ्लो पे चल रहा है तो वो इशू ऑफ डिवेंचर करेंगे, टीचर इशू ऑफ डिवेंचर कर रहा होगा तो कॉमन सेंस कंपैरेटिव करेंगे। एक चैप्टर पीछे चलते हैं। कहते सर क्या फायदा जिंदगी में भाग दौड़ मचा के, आराम आराम से करेंगे, हौले हौले। चलो आगे शुरू करते हैं। तो मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51, और आप देखेंगे इसके अंदर 5 एडजस्टमेंट्स गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 51 लेके चल रहा हूँ टीएस ग्रेवाल का, और इसके अंदर कितनी एडजस्टमेंट्स दिख रही हैं आपको? 5 एडजस्टमेंट्स दिख रही हैं। ठीक, लेट अस सी दिस क्वेश्चन कैसे करना है इसको। मेरे साथ साथ चलेंगे। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, स्केलेटन बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं आप? इसका स्केलेटन बना लीजिए, फॉर्मेट का स्केलेटन बना लेते हैं, और फिर हम उस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। ठीक है जी। पेज को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया अपने बोर्ड को। ये है क्वेश्चन नंबर, क्या बोला मैंने आपसे, क्वेश्चन नंबर 51। 51, पेज नंबर कितना बोले? 5.117. 5.117। दिस इज द पेज नंबर। ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए जी देखें जरा व्हाट वी हैव टू डू हियर। इसको हम बांट देते हैं 2 हिस्सों में, ऐसे 2 हिस्सों में बांट दिया। और जो लिखना है ऊपर वो प्रॉपर लिखेंगे, जैसे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम, ये इसको फिर से हमने यहाँ 2 हिस्सों में बांटा, फिर से 2 हिस्सों में बांटा। ठीक, इस तरफ चलते हैं। दीज एक्टिविटीज आर व्हाट, ये हम बना रहे हैं किसके लिए? इसको थोड़ा सा ठीक करें जरा फॉर्मेट को, बिकॉज आई नीड मोर स्पेस हियर इन ऑपरेटिंग। ऐसे करके करते हैं। रुपीस है एंड देन वी हैव पर्टिकुलर्स। साथ साथ कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड दिस पोर्शन ऑल्सो हियर। पर्टिकुलर्स, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ऐसे। चलिए इधर हम वर्किंग नोट के लिए जगह बनाते हैं इस तरफ। I'll keep here वर्किंग नोट। नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ये कैलकुलेशन यहां, अच्छा मुझे मुझे ऑनेस्टली बताइएगा आप लोग, क्या अब आपको वो जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर है? वो स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा है नहीं बैठा, ऑपरेटिंग वाला? या किसी को करते समय बहुत दिक्कत होती है अभी भी? बोलिए, बताइए, प्रॉब्लम इज देयर? अच्छा एक बच्चा अभी अमन है, अमन जस्ट टॉक टू मी। अमन इज हियर? Yes, sir. देखिए जरा, यहां हम लोगों ने लिखा ए, दिस इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और यहां हम लिखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं लिख रहा हूं ऐसे। और यहां लिख देते हैं क्या, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट देखेंगे आप इसके लिए। इसके नीचे हम लिखते थे क्या, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स। ये स्ट्रक्चर बनता है हमारा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स का। 1 2 3 4 लाइन की जगह छोड़ के यहां तक। और ये वाला हिस्सा हमारा क्या होता था, प्लस होता था, प्लस। याद है किसी को या नहीं याद है, भूल गए सारा? बोलिए, Yes, एग्रीड sir. और नॉट? याद है। याद है। इसको मैं ऐड लिखते थे, ऐड।
और ये हिस्सा होता था हमारा क्या, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स। ठीक है जी, इस तरफ यहाँ नीचे थोड़ा सा स्पेस देके हम लिखते थे क्या, लेस क्या, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट्स लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर ऐसे करके। थोड़ा और नीचे चल के चलते हैं यहाँ पर, क्या बताइए कोई क्या करते हैं यहाँ पर, कृतज्ञ क्या लिखते हैं इसको यहाँ पर नीचे, कृतज्ञ व्हाट डू वी राइट हियर, बोलिए कृतज्ञ क्या बोलते हैं इसको, कृतज्ञ अगले स्टेप पे हम क्या लिखते हैं बेटा, कृतज्ञ इज हियर इन द क्लास, working capital changes. हियर वी हैव टू राइट नीचे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस और प्लस डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी लिखते हैं, इसको अंडरलाइन करते हैं, थोड़ा स्पेस देखिए, माइनस इंक्रीज उसका उल्टा, जो ऊपर लिखा उसका उल्टा, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लिखते हैं ऐसा करके। और जब नीचे चले जाते हैं थोड़ा सा और, हम यहाँ इस जगह पे लिखते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम, क्या लिखते हैं, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, याद है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, माइनस यहां पर टैक्स कर लेते हैं एंड देन दिस स्ट्रक्चर इज डन, खत्म हो गया, इतना ही होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। इन हेडिंग्स को हम लोग लेके चलते हैं, उसके बाद हमारा काम शुरू हो जाता है। और इस तरफ चलते हैं हम लोग, यहाँ इस जगह पर, यहाँ आई राइट बी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को लेके चलते हैं हम लोग, ऐसे जगह छोड़ दी थोड़ी सी यहाँ पर, और यहाँ लिखते हैं सी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इसके लिए भी जगह, फिर उसके बाद खाली जगह छोड़ देते हैं, दैट विल डू लेटर। ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, ये हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। अब सबसे पहले भाई जिसका नाम बोलता जाऊं वो मुझे जवाब देते चले जाएंगे। आई एम स्टार्टिंग विद एकांश। एकांश पहली एडजस्टमेंट, depreciation at the rate 25% was charged, 51 question Yes, sir. was 25% was charged on the opening value of plant and machinery, पहला एडजस्टमेंट है, ठीक है जी। Yes, sir. और उसके नीचे एक ओल्ड मशीनरी भी लिखा हुआ है, Yes, sir. तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, So, provision for depreciation of machinery account. बिल्कुल सही है। पर मेरे लाल जरा क्वेश्चन में देख के बता कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है कहाँ क्वेश्चन के अंदर। नोट्स टू अकाउंट्स में पॉइंट नंबर 4 पढ़ो जरा, पढ़ो, दिख रहा है क्या लिखा है, पढ़ के सुना मुझे। So, tangible assets, plants and machinery. प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कहीं प्रोविजन दिख रहा है, लायबिलिटी साइड में जाओ, कहीं प्रोविजन दिख रहा है डेप्रिसिएशन। No, sir. हम्म, No, sir. तो तुम कैसे बोल रहे हो कि प्रोविजन भी बनाना पड़ेगा, क्या ये क्वेश्चन विद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का है या विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का है, किसका है? Without. तो हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ेगा, वो Yes, कौन sir. सा, कौन सा, Machinery account. मशीनरी अकाउंट। तो आई विल गो हियर एंड आई विल प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट। इधर मैं चला जाता हूँ और यहाँ बनाता हूँ मैं थोड़ा जगह छोड़कर मशीनरी अकाउंट, ये बनाया मशीनरी अकाउंट, और डेबिट साइड है हमारे पास, क्रेडिट साइड है। चलो बताओ मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बीडी कितना है? Sir, 10,000. Very Sorry, good. 10 lakh. 10 lakh. 10 लाख। और इस तरफ देखेंगे तो बैलेंस सीडी कितना है, बैलेंस सीडी 14 lakh. 14 लाख बैलेंस सीडी है। और एडजस्टमेंट लिखी हुई है नीचे कुछ, Yes, sir. क्या लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में? सर दो है, मतलब सेकंड वाली तो है कि ड्यूरिंग द ईयर वन ओल्ड मशीनरी कॉस्टिंग 1 lakh रिटन डाउन वैल्यू 40,000 वाज सोल्ड फॉर, यानी कि कॉस्ट, यानी कि कॉस्ट कितनी दे रखी है आपके पास, बताओ कॉस्ट कितनी है? सर 1 लाख। 1 लाख। अच्छा ये बता, रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब जो वैल्यू है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन है, बिफोर डेप्रिसिएशन है? रिटर्न डाउन वैल्यू सर आफ्टर होगी ना? आफ्टर है, तो हम लिखते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब बुक वैल्यू, बेसिकली ये बुक वैल्यू है। कितनी बुक वैल्यू दे रखी है? सर 40,000। 40,000 बुक वैल्यू है। अच्छा मशीन की कॉस्ट 1 लाख थी, बुक वैल्यू 40 है, तो 60,000 तो डेप्रिशिएट हो गया होगा उसका। अब हमें क्या करना, हमारा तो कोई रोल ही नहीं उसके साथ, है ना?
ये Yes, वैल्यू sir. यहाँ पर है. नाउ इट फर्दर सेज कि उसको बेचा कितने में, 70 में बेच दिया, 70,000. माइनस सेल कर दिया, कितने में बेच दिया उसको, प्रॉफिट हो जाएगा 70 में 30,000. बेच दिया. तो यू हैव अ गेन ऑन सेल. Yes, sir. गेन ऑन सेल कितने का, 30,000 30,000. गेन ऑन सेल. क्या इसके टुकड़े का डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट के अंदर जाएगा? कतई नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा. टुकड़े का डेप्रिसिएशन विल गो टू द मशीनरी अकाउंट. No, बोलिए. sir. बिल्कुल नहीं जाएगा. ठीक. और पूरी मशीन का डेप्रिसिएशन 25% है. देखिए प्लांट एंड मशीन, वो भी कौन सी, ओपनिंग वैल्यू. ओपनिंग वैल्यू कितनी है, 10 लाख. 10 लाख का 25% कितना होता है? Sir, 25,000. मैं मतलब अगर तुम मेरे सामने होते मैं तुम्हारी बढ़िया धुलाई करता. 2,50,000 नहीं बोल सकता है. हाँ. 250. अब आप देखिए आपके पास डेप्रिसिएशन आ गया, बैंक बोलकर सेल आ गया. बैंक बोलकर सेल कितने का सेल Yes, है, sir. 70,000. 70,000. और यहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के गेन भी आ गया. Yes, कितने का sir. गेन, 30,000. 30,000 का गेन भी आ गया. सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है. तो चलो देखिए ये टोटल कितना बनता है, 0 0 0 एंड दिस इज 0, 7 और 5 12 हो गया. ठीक. एंड 2 और 1 3 और 4 7, 17,20,000. 17,20,000 यहाँ चला गया. और इस तरफ बैंक बोलकर क्या परचेज हो जाएगी. अब परचेज Yes, sir. कितने की परचेज, 0 0 0 एंड 0 9 लग गया यहाँ पर. एक 690. देख लीजिए क्या ये कैलकुलेशन ठीक है या नहीं है, ये चेक कर लीजिए एक बार. योर मशीनरी अकाउंट इज हियर. Yes, sir. किसी को कोई डाउट यहाँ तक? गौरी गुप्ता, खुशी, कृतज्ञ, कोई डाउट? कृतज्ञ तो बोलेगा नहीं कोई, बाकी लोग बताइए. No, sir. नहीं है. तो No, बैलेंस sir. बीडी, हाँ कोई पूछ ले, किसी ने बोलना है कुछ? यस, कोई बोल रहा था पीछे से कुछ. No, sir. अब आप देखिए बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी तो का कोई रोल नहीं है. डेप्रिसिएशन जो चार्ज है वो कहाँ जाना चाहिए, दिस डेप्रिसिएशन वेयर शुड इट गो, कहाँ जाना चाहिए डेप्रिसिएशन? ये सर ये ऐड होगा ना ऐड पेमेंट. बिल्कुल होगा. क्या बोल के ऐड होगा, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी. ये यहाँ ऐड हो जाएगा कितने का, 2,50,000 रुपए का. ये यहाँ ऐड हो गया, ऐसे कर दिया, वो पार्ट ठीक हो गया. ये बताइए ये वाला पार्ट, सेल वाला पार्ट, वेयर शुड इट गो, सेल वाले पार्ट को कहाँ, इन्वेस्टिंग का इनफ्लो होगा तो ऐड हो इन्वेस्टिंग जाएगा. का इनफ्लो यहाँ प्लस सेल ऑफ मशीनरी. सेल ऑफ मशीनरी कितने का, 70,000. 70,000. ये भी ठीक हो गया. अच्छा है जी. चलो उसके बाद ये गेन जो 30,000 का गेन है ये कहाँ जाएगा, गेन. सर ये माइनस हो जाएगा रिसिप्ट्स में. हाँ यहाँ इस जगह पे लेस गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी. गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितने रुपए का है जी, 30,000. 30,000 रुपीज का. एंड डोंट फॉरगेट टू पुट इन ब्रैकेट, ये इनर कॉलम में रख रहे हैं हम लोग. परचेज कहाँ जाएगा, परचेज 690 का ये भी माइनस माइनस हो जाएगा इनफ्लो में, सॉरी इन्वेस्टिंग में. परचेज ऑफ मशीनरी कितने का, 6,90,000 का. बट पुट दैट इन ब्रैकेट. ये पार्ट भी हो गया आपका. ठीक है, दिस पार्ट इज ऑल्सो डन. तो आपका मशीनरी अकाउंट अब पूरा हो चुका है. आपका जो टेंजिबल एसेट्स में था एक पार्ट हमने पूरा कर लिया. अक्षत त्रिपाठी, यस सर. टेंजिबल एसेट्स के अंदर अगला पार्ट लैंड एंड बिल्डिंग है. लैंड एंड बिल्डिंग Yes, दिख रहा है, इस पर कोई एडजस्टमेंट है? सर नीचे नीचे देखो ना, कोई एडजस्टमेंट दिख रही है? सर देख रहा हूँ इसमें. देखो, कैन यू सी एनी एडजस्टमेंट? नहीं सर इसमें तो नहीं है. अब मुझे बताओ ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग? सर इंक्रीज हो रहा है 4 इंक्रीज लाख का से. मतलब, इसका मतलब इनफ्लो या आउटफ्लो? सर आउटफ्लो हो रहा है लैंड एंड बिल्डिंग 4 लाख. 4 लाख का. आई पुट 4 लाख हियर और उसको भी ब्रैकेट में रख दूंगा और मेरा काम खत्म. ठीक है जी. हमने एडजस्टमेंट नंबर 1 कर ली, हमने एडजस्टमेंट नंबर 2 कर ली, उससे रिलेटेड टेंजिबल एसेट्स भी हमने कर ली. किसी को कोई डाउट यहां तक बताइए? बोलिए. अनंत, अर्शदीप, लक्षित. नो सर. No, sir. ठीक है. No, ओके sir. ये भी हो गया. अगला पार्ट, पॉइंट नंबर 3, 1 लाख वाज पेड फॉर इनकम टैक्स. इनकम टैक्स, अगर इनकम टैक्स दिख गया मुझे तो अमान, इट्स योर टर्न नाउ. इनकम टैक्स लिख रखा 1 लाख का,
ढूंढो बेटा, कहीं प्रोविजन फॉर टैक्स तो नहीं दे रखा क्वेश्चन में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर, तो बता कहाँ है, किधर दे रखा है? So provision for उसमें short term provisions में है। बिल्कुल सही, 3 नंबर पॉइंट। हम्म, चलो, अब तुम्हें मालूम है कि यू हैव ओपनिंग वैल्यू ऑफ प्रोविजन, यू हैव क्लोजिंग वैल्यू ऑफ प्रोविजन एंड यू हैव बीन आल्सो प्रोवाइडेड विद व्हाट? टैक्स पेड। तो हमारा क्या बनेगा, हमारा अकाउंट Yes, बनेगा sir. ना? Yes, sir. हाँ, तो हम बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाते हैं। चलिए, ये बनेगा प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, और ये डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। बता भाई अमन, बैलेंस बीडी डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, किस तरफ जाएगा बैलेंस बीडी? So credit क्रेडिट साइड में बैलेंस बीडी। कितने रुपए का बता? so 1,40,000. 1,40,000। ठीक है जी। और इसके बाद बैलेंस सीडी इस तरफ जाएगा, कितने रुपए का? Yes, sir. 2 lakh. 2 लाख का। अब मुझे बता बेटा, टैक्स पेड जो होता है वो डेबिट में जाता है, क्रेडिट में जाता है? टैक्स पेड, वेयर टैक्स पेड गोज, कहाँ जाता है टैक्स पेड? So debit डेबिट साइड जाता है में। ना। बैंक बोल के, बैंक, टैक्स पेड। तो अगर टैक्स पेड निकल गया, कितने का टैक्स पेड दे रखा बताओ? So 1 lakh was paid as 1 income लाख। tax. तो अगर ये मेरे पास हो गया 3 लाख, दिस वैल्यू इज 3 लाख। अगर 3 लाख मैंने यहां रखा, तो यहां स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोलकर मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आएगा प्रोविजन 1 lakh. Yes. फॉर टैक्स मेड, आएगा ना प्रोविजन फॉर टैक्स मेड? Yes, sir. कितने रुपए का? 1,60,000 1,60,000. रुपीस का। नाउ बेटा, ओपनिंग वैल्यू और क्लोजिंग वैल्यू तो होती है यूजलेस। प्रोविजन फॉर टैक्स कहां जाके जुड़ता है? वेयर आई पुट प्रोविजन फॉर टैक्स? यहां नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, याद है, करते हैं इसको, प्लस Yes, sir. प्रोविजन फॉर टैक्स यहां जुड़ जाता है ना? कितने का? 1,60,000। एग्री करता है इस बात से? Yes, sir. और टैक्स पेड कहां जाके माइनस हो जाएगा? टैक्स पेड यहां, टैक्स पेड यहां कितना? 1 लाख 1 lakh का। यहां माइनस हो जाएगा। टैक्स का ट्रीटमेंट क्लियर है जी? किसी बच्चे को टैक्स के ट्रीटमेंट में कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। टैक्स का ट्रीटमेंट इज ओके? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाया, ओपनिंग वैल्यू रखी, क्लोजिंग वैल्यू रखी, टैक्स पेड गिवन था तो प्रोविजन मेड निकल आया। प्रोविजन मेड विल गो ऑन द टॉप, टैक्स पेड विल गो ऑन द डाउन इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एडजस्टमेंट नंबर 3 हो गई है खत्म। किसी का कोई डाउट यहां तक बोलिए। प्रखर, पता चल रहा है कुछ? प्रखर? Yes, sir. अच्छा, आगे चलते हैं। नंबर 4, प्रपोज्ड डिविडेंड लिखा है नंबर 4 में, प्रपोज्ड डिविडेंड। अमन, तुमने तो ये चैप्टर पढ़ा हुआ है? अमन? Yes, sir. अच्छा, तो बता भाई, प्रपोज्ड डिविडेंड का जो ट्रीटमेंट है, आर यू कैरिंग अ बुक विद यू? Yes, sir. तो 5 पेज, कौन से पेज पे क्वेश्चन चल रहा है ये? So 51 question 5.117. ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 4 पढ़ के सुनाइए, क्या लिखा है? Proposed dividend for the year ended 31st March 2021 was 4 lakh and for the year ended 31st March 2020 was 2 lakh. क्या करेंगे इसका? सर प्रपोज डिवीजन प्रीवियस ईयर का जो है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में प्लस कर देंगे नेट प्रॉफिट में। ठीक है जी, और क्या करेंगे? देर नहीं लगाएंगे बेटा, मालूम है तो हाँ, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, हो जाता है कई बार। हाँ, नहीं पता। नहीं मालूम। चलो, अब इट्स एन ओपन चैलेंज। कौन बताएगा इसका जवाब? व्हाट टू डू? एनीबॉडी प्लीज ओपन अप। सर फाइनेंसिंग से माइनस करेंगे। नहीं, पूरा ट्रीटमेंट बताना। अच्छा, फाइनेंसिंग मतलब 2 लाख को फाइनेंसिंग से माइनस करेंगे और नेट प्रॉफिट में ऐड करेंगे। 2 लाख को 4 लाख का क्या करेंगे? उसका कुछ नहीं करेंगे उसका रीजन? सर, क्योंकि वो कंटिंजेंट लायबिलिटी है। एब्सोल्युटली करेक्ट।
proposed dividend of current year is proposed in the current year subject to approval in annual general meeting of the company. अभी अप्रूव नहीं हुआ, जब तक अप्रूव नहीं होगा तब तक वो हमारी कंटीजेंट लायबिलिटी पड़ा रहेगा। कंटीजेंट लायबिलिटी तो कैश फ्लो में एडजस्ट ही नहीं होगी। तो जो प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर का उसी को हम मानेंगे प्रपोज, उसी को मानेंगे पेड। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां ऐड करना पड़ेगा, ये ऐड प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड कौन सा, प्रीवियस ईयर का। व्हाट इज द वैल्यू, पूर्णिमा क्या वैल्यू बताइए आपने, बोलिए। 2 लाख। हाँ 2 लाख। अमन समझ में आया क्या करना चाहिए था? अमन इज दैट क्लियर? Yes, sir. ठीक है। और फाइनेंसिंग से जाके हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे यही प्रपोज्ड डिविडेंड जो है। प्रपोज डिविडेंड मतलब ये पेड हो जाएगा बेसिकली कितने रुपए से, ये 2 लाख से, ऐसे करके इस तरह से चलेगा मामला। खत्म, ट्रीटमेंट हो गया। ठीक है जी, दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 4। एडजस्टमेंट नंबर 5, एडजस्टमेंट नंबर 5 के लिए मेरे पास अब आएंगे अर्शदीप। अर्शदीप बताइए एडजस्टमेंट नंबर 5। Yes, sir. ड्यूरिंग द करंट ईयर न्यू डिबेंचर्स वर इशूड ऑन 1 अक्टूबर 2020। अनंत अर्शदीप मुझे बताइए कि ये डिबेंचर कहाँ दिख रहा है आपको बैलेंस शीट में, जल्दी से, व्हाट वी हैव टू डू विद दैट। सर बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लाइबिलिटी नॉन करंट लाइबिलिटीज में। अरे दिख रहा है, हाँ बताना कितने रुपए, अमाउंट क्या है, पहले पिछले साल क्या वैल्यू थी, इस साल क्या वैल्यू है। सर पिछले साल नहीं थे, इस साल 4 लाख है। अब ये 4 लाख क्या है आपके लिए, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, व्हाट इज दिस। फाइनेंसिंग। क्या इशू ऑफ 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर्स। कितने रुपए का, 4 लाख। 4 लाख का। इस पर इंटरेस्ट कितना लगना चाहिए, 4 लाख रुपए पर इंटरेस्ट 10% लगना चाहिए, 10/100। ठीक है, यस सर, फॉर 6 मंथ्स। 6 मंथ्स क्यों, 6 मंथ्स क्यों लगेगा बताइए। हाँ 1 अक्टूबर को इशू किए थे सर। 1 अक्टूबर यानी कि 6/12, तो कितना बनता है इंटरेस्ट, 40,000 का आधा 20,000 रुपए इंटरेस्ट बनता है, माइनस इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर, दिस इज 20,000, हम इसे यहां माइनस करेंगे। और अर्शदीप दूसरा ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, वेयर विल इट गो, यहां नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में इंटरेस्ट ऑन 12% डिबेंचर्स, कितने का, 20,000 का। ठीक है, तो तुम्हें क्या सिर्फ यही ट्रीटमेंट पता था, दूसरा वाला नहीं पता था अर्शदीप? बेटा जवाब देना मुझे। नो सर, वो स्किप हो गया मुझसे। अच्छा, अरे एडजस्टमेंट है तो 2 जगह इफेक्ट जाएगा ना उसका। यस सर। अर्शदीप तुम्हारी आवाज मुझे अलग लग रही है आज। सर मेरा गला ठीक नहीं है। अच्छा ठीक है, सो आपका सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, देख लिया आप लोगों ने, एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं, क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, एडजस्टमेंट्स पूरे हो चुके हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज विदाउट एडजस्टमेंट, विदाउट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन आपके पास आ गया। ठीक है जी, दिस इज विदाउट एडजस्टमेंट। अब क्या करूंगा मैं, चलिए अब हम पहली वैल्यू उठाते हैं। आइए जी अनंत, ये बताइए शेयर कैपिटल जो है उसमें आपके पास नोट नंबर 1 दे रखा है, तो बताओ मुझे क्या करना है शेयर कैपिटल का, जल्दी से। शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग में जाएगा, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 4 लाख प्लस इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने रुपए का, 4 लाख 4 लाख का। थैंक यू अनंत, हो गया पूरा ये। आगे चलते हैं थोड़ा सा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में मेरे पास आएंगे आर्यन। आर्यन तुम आधे घंटे बाद क्लास में क्यों आए भाई, लेट अस प्रोसीड फर्दर। बताइए आर्यन, ये जो जनरल रिजर्व दिख रहा है, रिजर्व एंड सरप्लस, नोट नंबर कितना दिख रहा है, 2, नोट नंबर 2 पे आइए जरा जल्दी से। यस सर। देखो बताओ ना मुझे क्या करना है, जनरल रिजर्व की वैल्यू 3 लाख से 4 लाख हो रही है, क्या करूंगा इसका मैं, सर इंक्रीज हो रही है वैल्यू। क्या करूंगा इसका, कहां प्लेस करूंगा इसको मैं। आर्यन एप्रोप्रिएशन कैश फ्लो में एडजस्ट होने वाले मैंने बताए थे 3, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और तीसरा क्या था, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, याद है? यस सर। अब प्रपोज डिविडेंड तो आ चुका है, इंटरिम डिविडेंड इस क्वेश्चन में है नहीं, तो ट्रांसफर टू रिजर्व कहां जाएगा, मालूम या नहीं मालूम? नहीं मालूम, बोलो नहीं मालूम। नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? खुशी बताएगी मुझे क्या करना है।
खुशी जो इंक्रीज इन रिजर्व से क्या करूंगा बेटा उसका, मुझे रिजर्व्स का क्या करूंगा जल्दी से बता। हाँ नेट प्रॉफिट में ऐड करोगे। ऐड कर दूंगा, क्या है जनरल रिजर्व ही है ना शायद, ये सिर्फ रिजर्व्स है। जनरल रिजर्व है कितना ऐड करूंगा बता जरा। 1 लाख। 1 लाख इंक्रीज। अच्छा अगर ये डिक्रीज होता तो क्या करते, तो कोई ना कोई रीजन होता, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ होते, कुछ भी ना कुछ रिटर्न होता। अगर कुछ भी नहीं होता तो इसको ब्रैकेट में कर देते, ऐसा कर लेते हम लोग। ठीक है जी, इसका एक ही जगह ट्रीटमेंट जाएगा। और अब बारी आती है कृतज्ञ बोलेगा नहीं, मुग्धा चतुर्वेदी ये जो सरप्लस दिख रहा है इसका क्या करूंगा जल्दी से बताओ। मुग्धा चतुर्वेदी सरप्लस, मुग्धा बोलो बेटा क्या करना है, मालूम है तो हाँ, नहीं मालूम है तो ना। मुग्धा चतुर्वेदी सरप्लस का क्या करेंगे। दिस इज सो अनोइंग। प्रखर बताएं मुझे, सरप्लस जो दिख रहा है 2 लाख से 120, ये जो 120 से 2 लाख हो गया, क्या करूंगा इसका मैं। प्रखर। यस सर। हाँ बताओ। नेट प्रॉफिट बिल्कुल ठीक है, कितना सर 80,000। 80,000 का 2 लाख में से 120 माइनस करने के बाद वैल्यू निकाल लेते हैं। दिस इज डन। फिर दोबारा बैलेंस शीट पे चलते हैं। सर अब आगे हाँ बोलो। सर जो डिबेंचर्स का वो है कूपन रेट, वो आप कितना है, आप 12% लिख रहे हो। मैं 12% लिख रहा हूँ। 10% है ना। यस सर 10% दिया हुआ है। 10% दिया तो 10% करिए, ठीक है 10% करिए 10%। थैंक्स फॉर करेक्शन। चलिए हाँ, इंटरेस्ट भी गलत लिखा है। नहीं सर इंटरेस्ट सही है। गौरी कुछ बोल रही है। 20,000 होगा। नो सर, सर वो अभी थोड़ा सा बीच में लैग हो गया था तो बस वही इन्फॉर्म करना हाँ कोई था। बात नहीं। अब लॉन्ग टर्म बोरोइंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो हमने एडजस्टमेंट में निपटा दिया था। अब मेरे पास बारी आती है किसकी, ट्रेड पेबल्स की। ट्रेड पेबल की गौरी, ट्रेड पेबल का क्या करेंगे हम बताइए। ये इंक्रीज हो रहे हैं डिक्रीज हो रहे हैं, क्या हो रहा है ट्रेड पेबल। तो ट्रेड पेबल्स सर डिक्रीज हो रहे हैं बाय 2,40,000। और सर तो यहाँ ऐड कर दूंगा इसको इस जगह पे, आई विल ऐड इट हियर। यस सर। ट्रेड पेबल कम होते हैं तो माइनस करते हैं बेटिया, ऐड थोड़ी करते हैं। क्या लिखा है, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। कितना रुपए का, 2,40,000। सबसे खराब चीज है ना बोलो आपकी यही, कि जो सही होता है उसका उल्टा बोल के हमें कंफ्यूज करते हो। ट्रेड पेबल, अरे ये कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में एग्जाम में आएंगे। ट्रेड पेबल्स की वैल्यू कम हो रही है तो डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस करूंगा उसको, खत्म। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, खुशी बोल चुकी है, कृतज्ञ, मुग्धा, पूर्णिमा हो चुका, प्रखर हो चुका, पुष्पम बोलेगा नहीं, राघव भी नहीं बोलेगा आज। सचित शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को क्या हम ट्रीट कर चुके हैं या स्टिल वी हैव टू डू दैट। सर करना है, बताओ क्या करना है, बताओ। सचित बहुत अच्छा चल। सर मेरा एक डाउट था या है। सर अभी है मतलब बोलो। सर जैसे आपने उसमें लिखा है कि 4 लाख है इश्यूड डिबेंचर्स और 10% है मतलब कूपन रेट, तो उसमें 20,000 लिखा हुआ है आपके उसमें, लाइक जो आपने वो लिखा है। हाँ 4 लाख का 10% कितना होगा सर 40,000। 40,000 पे 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होगा। सॉरी सर, हाँ समझ गया, मैंने अक्टूबर नहीं देखा था। ठीक है यस सर, थैंक यू सर। मेरे टीचर एक हमें एक मतलब भाषण वाली बात है कि आज तुम जिंदगी का मजाक उड़ाओगे, कल जिंदगी तुम्हारा मजाक उड़ाएगी। बहुत ज्यादा एप्ट चीज है वो। आज तुम मजे मजे में सारी चीजों को लेकर चल रहे हो, बाद में जिंदगी मजे लेगी। फिर यार सीरियस होने में कोई टाइम नहीं लगता, 1.5 महीने का मुश्किल से टाइम है, सीरियसली कर लें काम को, खत्म हो जाएगा। इफ एनीबडी इज फेसिंग एनी प्रॉब्लम मुझे बताइए, मैं सोल्यूशन निकालूंगा। आगे चलते हैं। सचित के बाद सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ शॉर्ट टर्म प्रोविजन हम कर चुके हैं, टेंजिबल एसेट्स भी हम लोगों ने कर लिया। सिद्धार्थ यू कैन सी दैट। सिद्धार्थ टेंजिबल एसेट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी सर। और सान्या भी चली गई है यहाँ से क्योंकि उसे लगता था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा एंड शी विल नॉट आंसर। दैट्स रियली कूल। ठीक है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट करना होगा। क्या करना होगा बेटा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या करूंगा, ये 0 से 2 लाख हो गया, क्या करूंगा इसका मैं। इंक्रीज हो गया इन्वेस्टमेंट तो हम उसे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में लिख देंगे। हाँ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स
नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कितने रुपए के, 2 lakhs. 2 लाख के, ऐसे करके। ठीक है जी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कहीं एक ही जगह जाना था, ये भी खत्म हो चुका है। अब आ जाते हैं अगला पार्ट मेरे पास, सिद्धार्थ या सृजन ये इन्वेंट्रीज हैं, क्या करूंगा इसका मैं? इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, जल्दी से बता। सर बढ़ रही है 4 लाख। 4 लाख, क्या करूंगा इसको? मैं माइनस कर दूंगा यस सर। या प्लस कर दूंगा? सर माइनस। माइनस, इंक्रीज हो रही है ना इन्वेंट्रीज कितने रुपए से? सर 4 लाख। 4 लाख से माइनस। चलो थैंक यू। अगली बारी है सुहानी ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे लिए क्या करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटीज? सुहानी सर करंट एसेट। नाउ दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? सर डिक्रीजिंग। तो हम इसे माइनस कर देंगे? नहीं, हम ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, ये नहीं फंसी बच्चे, दैट्स गुड। ट्रेड रिसीवेबल्स कितने के हैं बताओ? कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ? 4 लाख। 4 लाख, आई विल पुट 4 लाख हियर, ब्रैकेट में नहीं रखेंगे। थैंक यू सुहानी। अच्छा अगला आइटम जो हमारे पास आता है तनिष्ठा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, इसका क्या करेंगे? एंड में होगा ये तो। अच्छा एंड में होगा, दैट्स रियली कूल, एंड में होगा। अब रहेगा यश, यशिका और यशिता, इनसे हम बाद में बात करते हैं। अब आप देखिएगा, सभी लोग देखिए, आपके क्वेश्चन का सारी के सारी एसेट, सारी की सारी लायबिलिटीज हो चुकी है, सारे के सारे नोट्स हो चुके हैं, और एडजस्टमेंट हम पहले ही खत्म कर चुके हैं। हमारा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। अब हमें फिगर्स फाइंड अप करनी है सीधी सी। चलिए फिगर्स फाइंड अप करते हैं। सो व्हाट इज दिस वैल्यू? ये वैल्यू कितनी आती है देखिए जरा, टोटल करते जाइए सब लोग। 0 0 0 8 और 7 कितना, 4 होता है, 2 3 4 540। दिस इज 540। आई विल पुट 540 हियर, 5,40,000 में यहां रख दूंगा। इनका टोटल करते हैं, दिस इज 2,70,000। इसका टोटल करते हैं यहाँ पर, दिस इज 30,000 ब्रैकेट में। और ये नाउ कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज दिस फाइनल टोटल? 5 और 7 कितना आएगा बताइए? व्हाट इज द वैल्यू हियर? 7,80,000। 7,80,000 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ये 4 लाख एज इट इज हम आउटर कॉलम में डाल देते हैं। इनका टोटल कर देते हैं कितना? 6,40,000। 6,40,000 ब्रैकेट में। चलिए अब बताइए 780 4,11,80 में से मैं चला गया कितना? 640 माइनस कर दूंगा तो व्हाट आई विल गेट हियर, क्या निकलेगा? अरे 11 लाख 5,40,000। 5,40,000। इसको माइनस कर देता हूं यहां से, तो व्हाट आई विल गेट हियर? 4,40,000 मिल गया। क्या नाम दूंगा इसको मैं? और इसको आउटर कॉलम में रख लेता हूँ 440। क्या चीज है ये 440? व्हाट इज दिस 440? बताइए मुझे, क्या चीज है ये? अरे ये कैश फ्लो है या यूज्ड है? फ्लो है ना ये। मुझे अच्छा बेटा मुझसे पूछ रहा है, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तो मुझसे ही पूछ रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम व्हाट? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आउटर कम चला गया। चलो ये हमारा क्लोज हो चुका है। आइए इसको देखते हैं अब। ये टोटल बताइए क्या पॉजिटिव है नेगेटिव? 4 तो 6 10 12 12,90,000। 12,90 में से चला गया तो कितना बचेगा? 12,20,000 नेगेटिव है ये। 1220 नेगेटिव है। बताइए तो मुझे जरा। अब नेगेटिव जो होता है वो फ्लो होता है या यूज्ड होता है? यूज्ड। तो क्या नाम दूंगा इसको मैं? नेट कैश यूज्ड इन, नेट कैश यूज्ड इन कहां? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। चलो आगे चलते हैं नीचे वाले में। नीचे वाले का टोटल करिए जरा, कितना आता है? 4 और 4 8 8 में से 2 का कितना बचता है? 6 में से 5,80,000। पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये? पॉजिटिव सर। पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव है ये। और इसको क्या नाम दूंगा मैं? कैश, क्या? कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। और इसको सबको मैं एक लाइन लगा के दिमाग करता हूं, अलग करता हूं। 440 प्लस 540, 440 प्लस 540, बताइए ये जो दिख रहा है ये इंक्रीज डिक्रीज क्या है? प्लस है माइनस है, क्या दिख रहा है? 440 और 5 9 और 10,20,000। 10 20 और 12 20 तो कितना वैल्यू आती है यहाँ पर? ये वैल्यू आएगी 2 लाख आएगी ना यहाँ पर। अरे बताओ भाई, 2 लाख है ये।
नेगेटिव है, क्या बोलूंगा इसको मैं? इंक्रीज बोलूंगा, डिक्रीज बोलूंगा? नेट क्या चीज है ये? नेट, ये भाई नेट डिक्रीज है, डिक्रीज। नेगेटिव आई ना, नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ड्यूरिंग द करंट ईयर। ऐड करता हूं इसके साथ क्या? ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग कैश कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बताइए ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है आपके क्वेश्चन में? बताओ जरा मुझे, यशिका कितना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? कितना ओपनिंग कैश? कितना? तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। कितना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट? 2 लाख। अब 2 लाख पॉजिटिव और 2 लाख नेगेटिव, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर, दिस इज क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। खत्म हो गया तुम्हारी वैल्यू, वैल्यू इज डन। देख लीजिए भाई, बताइए पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हुआ है। 5 एडजस्टमेंट थी इस क्वेश्चन में, मुझे सिखाते हुए टाइम लगा, बट टेल मी, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज कर रहे हैं हम लोग? वी आर डूइंग अ स्ट्रक्चर हियर, हम एक स्ट्रक्चर के साथ काम करते हैं, स्ट्रक्चर के साथ चीजें लेके चलना शुरू कर रहे हैं। किसी को भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कोई परेशानी हो तो मुझे बताइए। यशिका, यश, यशिता, यशिता भी शायद चली गई या है शी इज हियर। बताइए कोई डाउट यहां तक? सर वो प्रपोज डिविडेंड वाला फिर से समझा दीजिए। कौन पूछ रहे हैं ये? सर आकांक्ष। एकांश, एकांश बेटा नोट्स होते हैं ना, नोट्स कुछ होते हैं नोट्स? यस सर। अच्छा जी, तो कभी पढ़ने की कोशिश करते हैं बेटा उसको? यस सर। नहीं, नहीं पढ़ना। मतलब हमने कसम खा रखी है कि जो हमें मटेरियल मिलेगा उसको हमने पढ़ना ही नहीं है। क्यों कह रहा हूं पता है मैं? मैं बताता हूं मैं क्यों बोलता हूं उसका। अभी आपकी स्क्रीन पर मैं एक डॉक्यूमेंट चला रहा हूं, ये देखिए, देखिए स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, दिख रहा है क्या? ये देखना जरा मेरे बेटा, एकांश दिख रहा है ये? इज इट विजिबल? यस सर। बड़ा बड़ा सा, ठीक है, आई थिंक इट इज विजिबल। चलिए देखें जरा कितना विजिबल है। आइए नीचे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ टैक्स हमने कर लिया था बच्चे, ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड हमने कर लिया था ना? यस सर। ये बेटा ये दिख रहा है आपको? ये कुछ लिखा हुआ प्रपोज डिविडेंड एज ऑन 31 मार्च, पढ़ के सुनाओ जरा क्या लिखा है एकांश, दिख रहा होगा स्क्रीन पर Proposed शायद। dividend as on 31st March 2014 and 31st March 2015 were 8,000 and 15,000 respectively. 31 मार्च 2014 प्रीवियस ईयर, 31 मार्च 15 करंट ईयर है। क्लियर है जी मामला? Yes sir. नीचे जरा पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 8,000 नेट प्रॉफिट में जोड़ा प्रीवियस ईयर Yes sir. और उसके नीचे पढ़ो 8,000 माइनस भी क्या होगा? हाँ, current year financing में। ठीक है सर। नीचे नोट पढ़ना बेटा, नोट नीचे नोट। In नोट dividend proposed for the year 31st March 2015, 15,000 will be subject to the approval in AGM. विल बी, रुक जाओ ये थोड़ा सा पढ़ते, विल बी द the पार्ट part ऑफ, of contingent liability and hence will not be adjusted. ठीक है सर। तो तुम तो कह रहे तुमने पढ़ लिया। सर वो पढ़ा तो था, ये आया नहीं। भाई मैंने आपसे बोला, देखो जब कभी अटक, देखो पता क्या होता है, हम लोग जब एग्जाम में जाते हैं और कोई मुश्किल क्वेश्चन देखते हैं हम अटक जाते हैं, क्योंकि हमारी जो आदत है ना वो इंक्विजिटिव नहीं है, हम ढूंढना नहीं चाहते सोल्यूशन उसका। हमें क्या करना है, गूगल के सर्च करते हैं, वहां मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम उसे छोड़ देंगे, हम कभी दोबारा स्ट्रगल नहीं करेंगे उसको। मेरे टीचर बोलते थे कि अगर आपकी परेशानी फंस गई है कोई, तो उसको 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक 7 बार 10 बार नहीं कर लोगे तब तक मेरे पास मत आना। बहुत क्लियरली बोलते थे, हमने वो आदत डेवलप करी। अब जब मैं किसी क्वेश्चन को 10 बार देखूंगा तो मेरा तो डाउट अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा ना। तो अब आपके दिमाग में बात आती है कि मास्टर आपका जमाना और था, हमारा जमाना और है, हम तो साइबर एज के बच्चे हैं, हमारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है। भाई पेशेंस ही तो पे करता है हमेशा। मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ अगर आपका कोई पॉइंट फंसता है तो एक बार नोट को पलट के तो देख लो यार। अगर एकांश तुम देख लेते इसको, अगर तुम्हारा डाउट है ये, तो तुम्हारी शायद परेशानी दूर हो जाती। Yes sir.
हर चीज का सॉल्यूशन मैंने कोशिश करी कि वो नोट्स के अंदर दिया है, एटलीस्ट रेफर देम। दिस क्वेश्चन इज डन। ठीक है जी, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन थे उस पर किसी का कोई डाउट हो प्लीज मुझे बताइए। एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन? अच्छा पूर्णिमा मुझे बताओ कि क्या इस क्लास में मैंने प्रीमियम और रिडम्पशन वाला पार्ट करवा दिया था क्या? प्रीमियम और रिडम्पशन वाला पार्ट शायद नहीं करवाया। नहीं करवाया। चलो अब यहाँ देखते हैं, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरा पेज नंबर बताओ, शायद तुम्हारा ही डाउट था वो प्रीमियम वाला, या किसी एक बच्चे का और था शायद। एक इलस्ट्रेशन थी प्रीमियम और रिडम्पशन वाला पार्ट। आओ मैं दिखाता हूँ आपको प्रीमियम और रिडम्पशन का लफड़ा क्या होता है। आई जस्ट डिस्कस दैट थिंग विद यू। अब आपको समझ में आएगा क्योंकि अब आप उस स्टेज पे पहुंच चुके हो। मैंने कहा था ना प्रीमियम और रिडम्पशन को मैं बाद में डिस्कस करूंगा। ये आ जाइए स्क्रीन पर यहाँ। अच्छा उससे पहले एक और चीज देखो जरा, मैं ये लास्ट के पार्ट हम कर चुके थे, कैपिटलाइजिंग रिजर्व, बोनस शेयर वाला पार्ट ये हम कर चुके थे। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस हो चुका था शायद, यस सर। शेयर डिवेंचर वाला हो चुका था, ये हम कर चुके थे। एक लास्ट पार्ट हमारा रह गया इस पे, उसको हम लेके चलते हैं। ये देखिए आ जाइए था। जब मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया था, फॉर्मेट, तो मैंने आपको बोला था ना एक जगह पे यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी की कैलकुलेशन करते समय ये वाला प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स या डिवेंचर्स, ये यहाँ पर ऐड बैक करते हैं। कब इसे ऐड बैक करते हैं, कब इसे, अगर आप अपनी बुक्स देखेंगे ना तो बुक्स के फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है, उस पर नहीं दिखेगा आपको ये लिखा हुआ। नोट है जो पेज नंबर 4 पे जो नोट्स है उस पर चलते हैं। हाँ जी आओ देखें जरा नोट्स क्या होते हैं। ये वाला पार्ट, दिस इज द नोट। जरा समझने की कोशिश करें, मैं आपके सामने पढ़कर बता रहा हूं। ये कहता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स वो 2 बार डिसाइड होता है। आपको पिछला चैप्टर याद है भाई? सभी को पिछला चैप्टर याद है? इशू ऑफ डिवेंचर वाला ध्यान है? बताओ, अरे कोई तो बोलेगा हाँ या ना, साफ। खुशी तुम्हें ध्यान है? कोई बच्चा बोलेगा कि अगर मैं नाम लूंगा तो मुझे ही पकड़ लेंगे। अरे ऐसा नहीं है भाई, आई जस्ट वांट अ नॉडिंग कि भाई हाँ किसी को मालूम है नहीं मालूम। प्री हमने इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर पढ़ा, थोड़ा तो ध्यान होगा। या ओम नमः और सफा चट्टा है। अनंत तुम्हें तो ध्यान होगा। यस सर। तो जब हम प्रीमियम और रिडम्पशन की बात करते थे, या तो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू होता था ना। यस सर। और यह ऑर्डिनरी इशू होता था, डिबेंचर इशू कर दिया पार प्रीमियम और डिस्काउंट पे, उसमें रिडम्पशन वाली बात नहीं होती थी। यस सर सब। तो हाँ 2 कैटेगरी के डिबेंचर हम इशू करते थे, एक रूटीन तरीके से और एक इशू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, 2 तरह से करते थे। अब सुनो यार जरा, अगर आपने डिबेंचर इशू करे थे ऑर्डिनरी तरीके से, तो जो उसका प्रीमियम होगा पेमेंट वाला, जब डिबेंचर इशू करेंगे होंगे तब प्रीमियम का हिसाब किताब लिखा होगा आपने अपने पास क्या? नो नहीं सर। करा होगा। वो तो रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम जाएगा, करेक्ट? यस सर। अच्छा, लेकिन अगर आपने डिबेंचर इशू कर दिए रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो प्रीमियम और रिडम्पशन होगा वो तो जब आप इशू कर रहे हैं तभी आपके सामने आ गया होगा। आया होगा नहीं आया होगा? बोलिए हाँ या ना। अनंत बता। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी क्या? अच्छा अभी मेरी आवाज क्लियर है? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। यस सर अब ठीक है। हाँ अब अनंत मेरा क्वेश्चन तुमसे, इसको मैं थोड़ा सा इधर रख रहा हूँ, शेयरिंग को मैं बाद में कराता हूँ। मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ आपको, उससे गलती नहीं करेंगे आप एग्जाम में कभी भी। अगर आपने डिबेंचर इशू करे थे ऑर्डिनरी तरीके से, तब ट्रीटमेंट क्या होने वाला है, और अगर आपने डिबेंचर इशू किया था क्या रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तब क्या? तो पहले जरा रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू का हिसाब बना लेते हैं। ये होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स, ये ऑर्डिनरी तरीके से, और ये होता था रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, इसमें जब हम रिडम्पशन करते हैं, रिडम्पशन तो वो पार पे भी हो सकता है और प्रीमियम पे भी हो सकता है। डिस्काउंट वाला रिडम्पशन हम लोगों ने एलिमिनेट कर दिया था हमेशा, यहां भी वही कहानी है। लेकिन यहाँ क्या हो सकता है, ये पार पे भी रिडीम हो सकता है और प्रीमियम पे रिडीम हो सकता है, लेकिन ये डिस्काउंट पर जो रिडम्पशन है ये हमने हटा दिया था यहाँ से। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ये चीज तो क्लियर है? क्लियर है ना? चलो जरा केस लेके चलते हैं कि अगर डिबेंचर ऑर्डिनरी था, इशू के टाइम पे डिसाइड ही नहीं कर रहा था कि प्रीमियम देना है, और एंड में डिसाइड कर दिया कि हमें प्रीमियम देना है,
तब ट्रीटमेंट क्या होगा? और आपने शुरू में ही डिसाइड कर लिया कि डिबेंचर का रिडम्पशन प्रीमियम पे होना है। तो मैं अनंत, क्योंकि अनंत को याद है, मैं इसलिए उसके साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ। अनंत, जब हम डिबेंचर इशू करते थे तो हमारी एंट्री होती थी डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट, सपोज 2 लाख रुपए से, और यहाँ क्या करते थे हम लोग? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर करते थे, सपोज 50,000 का, ठीक है। और 2 क्या करते थे हम लोग? 10% डिबेंचर लिखते थे, सपोज 2 लाख का, और यहाँ लिखते थे क्या? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, कितने का? 50,000 का। इज दैट ओके? होता था ना बेटा ऐसा? यस सर। और ये लॉस जो होता था ना, लॉस, क्या ये लॉस कैरी फॉरवर्ड होता था या उसी साल राइट ऑफ हो जाता था? सर उसी साल राइट ऑफ। और उसी साल राइट ऑफ होने के 3 तरीके होते थे, क्या? आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। देखो, यानी कि ये हमारा इसी साल या तो एसपीआर डेबिट या कैपिटल रिजर्व डेबिट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करके टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ 10% डिबेंचर हो जाता था, ठीक है। 50,000 का और 50,000 का ये हमारा राइट ऑफ हो जाता था। तो अब ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये तो कैरी फॉरवर्ड होगा नहीं। डिबेंचर तो आज रिडीम हो रहे हैं और डिबेंचर 1 साल के बाद ही रिडीम होते हैं ना, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये लॉस हमारा जब भी इशू हुआ होगा, ये लॉस हमारा तब भी क्या हो गया होगा? खत्म हो चुका होगा, गायब हो चुका होगा। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस थ्योरी? समझ पा रहे हैं इस बात को? सुहानी धवन, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? अगर आपने Yes, किया है तो, है ना? ऐसा करते थे ना? हाँ जी। ठीक है। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, अब आप जरा देखते हैं, अब हम जरा उसकी तरफ चलते हैं दोबारा से। अच्छा सुनो, अब मुझे बताइए कि बैलेंस शीट के अंदर ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एग्जिस्ट कर रहा होगा, नहीं कर रहा होगा? बताइए, ये वाला पार्ट। अबे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दिखता होगा, या जब रिडम्पशन होता होगा तो अदर करंट लायबिलिटी के अंदर नहीं दिखता प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, जिस साल रिडीम होने वाला होता है? अरे बेटा, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट भूल गए? आपके टर्म 1 के पेपर का क्वेश्चन नंबर 41। आनंद, ध्यान आ रहा है कुछ? ये प्रीमियम रिडम्पशन बैलेंस शीट में कहां दिखाया जाता है? अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अगर रिडम्पशन होने वाला होता है, नहीं तो अदर नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर दिखता है वो, ठीक है, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर। चलो जरा अब हम नोट्स को पढ़ते हैं दोबारा से, क्या लिखा है। और प्रीमियम रिडम्पशन इफ डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर शेयर्स will be appearing in the balance sheet, so it was already accounted for, hence in the year of redemption only an outflow in financing activities। अब जरा मेरी बात समझना, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो ये मेरे ऑर्डिनरी तरीके से डिबेंचर इशू हुए थे और कंपनी ने डिसाइड करा कि क्योंकि हम इन डिबेंचर को रिडीम करने वाले हैं, चलो इनको प्रीमियम पे रिडीम करते हैं। तो अगर कंपनी प्रीमियम पे रिडीम करेगी, समझ रहे मेरी बात को? अगर कंपनी प्रीमियम पे रिडीम करती है डिबेंचर्स को, तो क्या होगा? करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर सारी चीजें एडजस्ट हो गई होंगी ना, जैसे हमने उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर एडजस्ट करी थी। हो गई होंगी, नहीं हो गई होंगी? बताइए। अनंत, आई एम कन्वर्सिंग विद यू ओनली, बाकी लोग तो मुझे लगता है साफ मैदान है। यस सर। अगर हमने इस साल डिसाइड करा कि हम क्या करने वाले हैं, इन डिबेंचर का रिडम्पशन करने वाले, पार पे नहीं करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, तो जो भी एक्स्ट्रा देना होगा उसका हिसाब किताब इस साल एडजस्ट होना चाहिए ना? यस सर। ठीक है, तो वही हमारा कंसेप्ट है यहाँ पर। जस्ट रीड द कंसेप्ट व्हाट इट सेज। इट सेज वेरी क्लियरली कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इफ डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, या तो हम क्या कर दें, इशू के टाइम पे डिसाइड कर दें, और या डिसाइड कर दें हम क्या, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। ठीक है, तो ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये था जब हम रिडम्पशन के टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं कि प्रीमियम देंगे, और ये जब हम इशू के टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं क्या देंगे, रिडम्पशन करेंगे। इज दैट ओके? मैं थोड़ा सा इधर उधर करके थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। ये है जब आप डिसाइड कर रहे हैं कि रिडम्पशन इस साल होगा, और इस साल डिसाइड कर रहे हैं कि ये प्रीमियम पे होगा। लेकिन ये 2 साल पहले जब डिबेंचर इशू करे थे, तब आपने डिसाइड कर दिया था कि आज यानी 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद हम इनका रिडम्पशन करेंगे और प्रीमियम पे करेंगे। तो बेटा अनंत, जब आपने 3 साल पहले डिसाइड कर लिया था, तो इसका जो प्रीमियम है ये वाला पार्ट, और जो इसका ये प्रॉफिट लॉस वाला पार्ट, लॉस वाला पार्ट तो उसी साल राइट ऑफ हो गया होगा, उस साल के प्रॉफिट से। यस सर। तो इस साल के प्रॉफिट में से तो एडजस्ट नहीं करना ना उसे। नहीं सर, पहले ही हो गया।
हाँ, क्या मैं इस साल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में से ऐड बैक करूंगा बिफोर No, जाने के sir. लिए? नहीं No, करूंगा। और ये जो है प्रीमियम और रिडम्पशन, ये मेरा स्टेटमेंट ऑफ, ये मेरा बैलेंस शीट में दिख रहा होगा। अगर ये इंक्रीज, अगर ये डिक्रीज होगा तो इसका मतलब हमने क्या कर दिया, प्रीमियम पे कर दिया। डिक्रीज Yes, तो होगा sir. जब पेमेंट जाएगी। Financing outflow. फाइनेंसिंग आउटफ्लो खत्म। यानी कि बड़ा सिंपल सा आपके पास एक रूल ऑफ थंब आ गया कि अगर डिबेंचर का रिडम्पशन जो प्री प्लान था, एट द टाइम ऑफ इशू ही आपने डिसाइड कर दिया था कि इसका रिडम्पशन करना है, तो वो जो लॉस होता है ना, लॉस, वो तो 2 साल पहले 3 साल पहले ऑलरेडी राइट ऑफ हो चुका था, वो तो उस साल के कैश फ्लो में एडजस्ट होगा। बस इस साल क्या एंट्री करनी है आपको, आउटफ्लो की एंट्री करनी है, किसकी, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तो सी द नोट्स, उस नोट्स के अंदर हमने क्या लिखा है यहाँ पर, अब आपको समझ में आएगा वो बात कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स इफ डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू, प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स will appearing in the balance sheet, so it will already accounted for. Hence, in the year of redemption, only an outflow in financing activities. Only an outflow in financing activities. I think Purnima, it is clear. Financing activity में सिर्फ outflow बना के दिखाएंगे और कहीं नहीं शो करना है इसको। और आपको Yes, कैसे sir. पता चलेगा, आपको कैसे पता चलेगा, आपको दिख जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। बैलेंस शीट के अंदर दिखेगा आपको क्या लिखा होगा, प्रीमियम और रिडम्पशन दिखेगा अदर करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो उसे करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करेंगे आप, सर उसे क्या आपकी ट्रीट वॉइस करेंगे? ब्रेक हो गई थी। क्या वाकई मेरी वॉइस ब्रेक हो रही है? एनीबॉडी प्लीज टेल मी। यस सर, बीच-बीच में जा रही है थोड़ी-थोड़ी। बीच में जा रही है, तो यस मुझे सर। लगता है कि शायद नहीं, माइक तो ठीक चल रहा है। सर आपकी वीडियो भी हल्की सी पॉज हो जा रही है बीच-बीच में। अच्छा जी, चलिए आई विल टेक केयर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास बैलेंस शीट के अंदर प्रीमियम और रिडम्पशन दिख रहा है डिक्रीज होता हुआ, तो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो है वो, उसको अब आपको कहाँ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में ऐड बैक नहीं करना है। और आपको मालूम है बैलेंस शीट में जो आइटम दे रखा है उसका तो एक ही जगह इफेक्ट पड़ता है, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो खत्म। इस केस में आपका आंसर क्या निकलेगा, इस केस में सिर्फ आपको एक ही चीज करनी है, क्या आपको क्या करना है, लेस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर लिखकर 50,000 फाइनेंसिंग के अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर लिख के भूल जाना है, खत्म, इतना करना है सिर्फ, और कहीं नहीं करना। ये चीज क्लियर है भाई सभी को? बोलो एकांश, या मैं बोलूं त्रिपाठी जी, या बाकी लोगों की बात करें, पूर्णिमा, मुग्धा, ये सब यस ठीक सर, है? क्लियर है। चलो ये बात क्लियर हो Clear. गई, आगे बढ़ते हैं। अब इफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिबेंचर्स इज नॉट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है, एंड वाज नॉट अकाउंटेड इन द ईयर ऑफ इशू, और वो बैलेंस शीट में भी नहीं दिखेगा। भाई सोचो, जब आपने इशू किया था ऑर्डिनरी तरीके से, तो आपने ये थोड़ी डिसाइड करा कि हम इशू के टाइम पे डिसाइड करेंगे कि प्रीमियम देना होगा, तो कुछ नहीं होगा। तो क्या ये इस समय पर प्रीमियम और रिडम्पशन बैलेंस शीट में दिखेगा आपको? दिखेगा बैलेंस शीट में इस मेथड में? No, sir. No, नहीं sir. दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, नहीं दिखेगा बैलेंस शीट में। तो पहचान है, अगर प्रीमियम और रिडम्पशन बैलेंस शीट में दिख रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एडजस्टमेंट नहीं होना, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस ऑलरेडी ईयर ऑफ इशू में एडजस्ट हो चुका है। यहाँ तो सिर्फ फाइनेंसिंग का आउटफ्लो चलना है, तो नहीं दिखेगा। अब नहीं दिखेगा तो क्या करना, आगे बढ़ते हैं। नहीं दिखेगा तो क्या करना, लेट अस सी दिस क्वेश्चन नाउ। अच्छा, इन सच अ कंडीशन इट विल बी एडजस्टेड just given as that, it will be just given as an additional information. Then in the year of redemption it might be provided out of profit or out of securities premium reserves. ठीक है, पहले पढ़ लेते फिर मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। If provided out of securities premium reserve, then no treatment of its securities premium reserve will be decreasing. But if provided out of profit, then it will be added in operating activities under non-cash non-operating expenses. और दोनों केस में ये क्या हो जाएगा, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो कहलाएगा। आओ मैं बताता हूं कैसे। ये वाला मेथड तो ठीक हो गया, ये वाला मेथड क्लियर हो गया आपका, इसको हटा दूं यहां से, मैं डिलीट कर दूं इसको, ये हटा Yes. देते। अब जरा यहां देखिए, अब जिस साल आपने इशू किया था उस साल आपने डिसाइड करा कि भाई मुझे इनको क्या करना है, ये प्रीमियम जो मेरा है जिस साल आपने डिसाइड करा कि ये मैं रिडम्पशन प्रीमियम पे अभी नहीं करा था, अब आपने रिडम्पशन की, ये रिडम्पशन एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आपने डिसाइड करा, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन आपने डिसाइड कर दिया कि मुझे क्या करना है, मुझे इसे प्रीमियम पे रिडीम करना है। एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन
इट इज टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम। अब मुझे बताइए 1,00,000 रुपए के डिवेंचर के बदले में आप 20,000 रुपए, सपोज 20% प्रीमियम दे रहे हो, तो 20,000 रुपए का तो लॉस होगा ना आपका। अब लॉस होगा नहीं होगा, बताइए? लॉस Yes, ऑन sir. रिडम्पशन होगा ही नहीं होगा आपका? हाँ अनंत, यस सर। ठीक है। तो ये जो लॉस होगा, वो जो लॉस होगा आपका, उस लॉस को राइट ऑफ करने के दो तरीके बनेंगे। या तो हम क्या कर देंगे, आउट ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कर दूंगा, या मैं आउट ऑफ क्या कर दूंगा, कैपिटल रिजर्व कर दूंगा। यही तो कर सकता हूं, उस लॉस को राइट ऑफ करना, ठीक? या तो ऐसा कर दूंगा, या मैं क्या करूंगा, आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करूंगा, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि भाई अगर उस लॉस को मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से या कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ किया, तो क्या कैश का आउटफ्लो हुआ? नो बोलो, सर। नहीं हुआ। क्या मेरे कैश फ्लो में इसका कोई इफेक्ट गया? नहीं गया। हाँ, लेकिन आपकी बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व कम हो जाएगा कम। मान लो पिछले साल Yes, sir. 50,000 था, तो इस साल कितना हो जाएगा, 20,000 30,000 रुपए हो जाएगा। ये कैपिटल रिजर्व पिछले साल अगर मान लो 50,000 और 20,000 चला गया, 30,000 ये डिक्रीज होगा। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में होने वाले डिक्रीज को भी आप कुछ नहीं करेंगे, और ये लॉस जो हुआ है इसका भी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। एक ट्रीटमेंट। दूसरा, अगर आपने इसे करंट ईयर के प्रॉफिट से राइट ऑफ किया, तो बताइए करंट ईयर का प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, हाँ या ना? यस सर। और करंट ईयर का प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, तो क्या ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी या नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी जिससे प्रॉफिट रिड्यूस हुआ? सर नॉन ऑपरेटिंग तो ऐड हो जाएगा। एड बैक कर लेंगे एड बैक, ठीक है। यू गॉट इट। तो अगर इस तरीके से हुआ, तो जो पहला इफेक्ट है वो इफेक्ट होगा ही नहीं, लेकिन ऑपरेटिंग में जो इफेक्ट, ऑपरेटिंग के अंदर जो इफेक्ट होगा वो होगा ही नहीं, वो इफेक्ट एप्लीकेबल ही नहीं है। फाइनेंसिंग के अंदर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, ये डिडक्ट हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर ये इफेक्ट हुआ, ये वाला इफेक्ट, तो क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जाके मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। किसके अंदर? नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट्स बोल के मैं इसको ऐड कर दूंगा, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर क्या करूंगा, मैं इसको लेस कर दूंगा या डिडक्ट कर दूंगा। दिस इज योर ट्रीटमेंट। तो अब आप बोलेंगे यार हमें कैसे पता चलेगा? भाई आपको पता चलेगा अगर आपके क्वेश्चन में बोला है कि डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम, और प्रीमियम जो है वो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये एडजस्टमेंट हो गई। फिर आप देखोगे तुरंत से कि यार कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व तो कम नहीं हो रहा, या कैपिटल रिजर्व तो कम नहीं हो रहा। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी कम नहीं हो रहा, कैपिटल रिजर्व भी कम नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इस डिबेंचर को प्रीमियम पे रिडीम करने वाला जो लॉस है, वो लॉस आपने किससे पूरा किया होगा? फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से पूरा किया होगा ना। गॉट द क्लू और नॉट? आप दो चीज देखोगे यस कि क्वेश्चन के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर दे रखा है, नहीं दे रखा? नहीं दे रखा है, तो मतलब आप इस केस पे आ चुके हो। अगर दे रखा है तो पिछले केस पे आ गए, फिर तो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो उनकी छुट्टी हो जाएगी। नहीं दे रखा बैलेंस शीट में, तो आपके पास दो चॉइस होंगी, आप या तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से या कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ हुआ होगा लॉस, और या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से लॉस राइट ऑफ होगा। दो चीजें यहाँ पर, एक लॉस राइट ऑफ होना और एक प्रीमियम और रिडम्पशन। भाई प्रीमियम और रिडम्पशन का तो बड़ा क्लियर चक्कर है कि वो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, फाइनेंसिंग का आउटफ्लो, क्लियर, वो तो फाइनेंसिंग का आउटफ्लो बोल के माइनस हो जाएगा। जो लॉस है, लॉस जो है वो जो प्रीमियम की वजह से जो लॉस हुआ है, वो जो लॉस है आपका, या तो वो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से माइनस हुआ होगा या वो कैपिटल रिजर्व से माइनस हुआ होगा। अगर आपके बैलेंस शीट में सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी नहीं है, कैपिटल रिजर्व भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वो लॉस कहां से माइनस हुआ? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से। एग्री करते हो इस बात से? अब बोलिए यस भाई। सर। तो अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से माइनस हुआ, तो नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग बोल के ऐड होगा, और फाइनेंसिंग से तो माइनस होना ही है उसको। तो इसलिए ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो मैं अब इस पॉइंट की तरफ दोबारा से लेके चल रहा हूं आपको, और यहां देखिए, नाउ जस्ट रीड इट। अब आपको ये समझ में आएगा कि अगर हमने इशू के टाइम पे डिसाइड कर लिया था,
तो सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम और रिडम्पशन को एक आउटफ्लो की तरह दिखाएंगे। लेकिन अगर ये इशू के टाइम पे नहीं हुआ था और हम रिडम्पशन के टाइम पे डिसाइड कर रहे हैं, तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। या तो ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व सर मैं इसको वर्ड फाइल है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, या हो सकता है क्या कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ होगा, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, एज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व या कैपिटल रिजर्व, ये दोनों डिक्रीज होके दिखेंगे आपको। अच्छा, लेकिन अगर इसका आपने प्रॉफिट से इसको राइट ऑफ किया होगा तो क्या होगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जाके इसको ऐड करेंगे, और इन दोनों कंडीशन में फाइनेंसिंग एक्टिविटी का तो आउटफ्लो बनेगा ही बनेगा। ठीक है जी, आई होप दिस इज क्लियर नाउ। सर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन 10 टीएस हाँ, ग्रेवाल question- का। बोलिए। उसमें ऐसी आइटम्स दी हुई है, बैलेंस शीट नहीं है। दिखाओ दिखाओ आइटम दिखाओ, क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, पेज नंबर बोलो। 5.95 वेरी गुड, 5.9 5.95। 5 हाँ जी, क्या लिखा है बताओ। क्वेश्चन 10 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ हाँ, प्रेफरेंस प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर दे रखा है। यस अब प्रीमियम और रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स, अब ये बैलेंस शीट तो दे नहीं रखी है आपके पास, ठीक है, बोलो। यस सर, यस सर। और कुछ भी नहीं दे रखा। नो सर। तो अगर मैं इसको, तो सर मेरे पास आंसर इंक्लूड नहीं करके आया हाँ, तो आंसर इंक्लूड ना करने का रीजन क्या बना होगा। सर कि वो First- पहले ही हो चुका है अकाउंट। इट हैज बीन अज्यूम कि इट हैज Yes. बीन ऑलरेडी एडजस्टेड, कहां पर, इन द ईयर इन विच इट हैज हैपन। अभी बताया था ना मैंने, कंडीशन नंबर Yes, ये आपकी स्क्रीन पे जो कंडीशन नंबर Yes, sir. ये वाली कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये वाला इस कंडीशन को यस फुलफिल कर सर, इसमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी रहा है। नोट देना पड़ेगा बेटा, situation? अजम्पशन लेके चलोगे आप। और Okay, सुनो sir. सुनो, मैं बताता हूँ कैसे पता चलेगा। एक बात बताओ, डिबेंचर जब इशू, तुम अपने किसी दोस्त से पैसा लेते हो तो बोलते हो ना कि मैं कब वापस करूंगा, बोलो हम तो नहीं दे, हम तो लेके भूल जाते हैं। नहीं, इफ यू आर बोरोइंग फ्रॉम बैंक, तो जब आप बैंक से पैसा लेते हो तो बैंक आपको बता देता ना कि भाई लोन इतना है, इंटरेस्ट इतना है, अभी इतना दे रहे हो, बाद में इतना दोगे। क्लैरिटी चलती है ना। यस सर। तो अगर आपको मालूम है और आप एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपको मालूम होगा ना कि मैं डिबेंचर इशू कर रहा हूं, इसका रिडम्पशन पार पे करना है, प्रीमियम पे करना है, डिबेंचर इशू करते समय लिख दूंगा ना मैं तो। यस सर। तो अगर कुछ नहीं बोला जाता तो ये मान के चलते हैं कि इसका जो एडजस्टमेंट होगा वो एट द टाइम ऑफ इशू ही हो गया होगा। राइट दैट नोट, क्योंकि Okay, मोस्ट प्रूडेंस प्रैक्टिस तो वही है ना कि इशू के टाइम पे डिसाइड कर लो कि भाई इसका रिडम्पशन पार पे करना है, प्रीमियम पे करना है। नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो वो कंडीशन दूसरी चली जाएगी ना आपके पास, उस कंडीशन के हिसाब से चलेंगे। यस सर। तो वो कंडीशन फॉलो करेंगे, तो ये सिर्फ फाइनेंसिंग आउटफ्लो होना चाहिए ना, फाइनेंसिंग आउटफ्लो। यस सर। तो फाइनेंसिंग, ये तो हम ऑपरेटिंग बना रहे हैं, तो फाइनेंसिंग आउटफ्लो का तो कोई चक्कर ही नहीं है यहाँ पर। बताइए। और ऐसा एक इलस्ट्रेशन भी था, मेरे स्कूल में एक बच्चे ने पूछा था, मैं इसे रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सर इलस्ट्रेशन 22। वो कौन बोला ये, हु इज दैट, कौन बोला। पूर्णिमा। अच्छा, पूर्णिमा है। पूर्णिमा बहुत शानदार बच्ची है। फिर लावण्या ने पूछा था ये। अच्छा, हो सकता है। तुम्हें मेरे स्कूल के बच्चों को कैसे पता। सर वो मेरी दोस्त है। अच्छा, तो वो तुम्हें पूरी खबर पहुंचाती है कि हमारे स्कूल में ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं सर, हम क्लास में थी मैं तब जब उसने पूछा। अच्छा, ठीक है, दैट्स गुड। 22 तो वही चीज होगी ना फिर, ये तो वही इलस्ट्रेशन आ गया, प्रीमियम और रिडम्पशन, जो तुमने पूछा अभी क्वेश्चन नंबर 10 अनंत। यस सर। वही है ना। और इसने बड़ा लिख रखा है, प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर इज अ लायबिलिटी पेबल व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड, लॉस, ये सब वही दिखा रखा है। जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया ना आपको, वही एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, दिख रहा है। यस सर। है नहीं दिख रहा। दिख रहा है सर। अब अगर आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। We should note it that the loss on issue of debenture is written off in the year debenture issued, out of capital reserve, out of securities, out of statement of profit and loss. Loss on issue of debenture is written off from statement of profit and loss. तभी तो ऐड बैक करेंगे उसको, और तभी फाइनेंसिंग से। क्लियर है। ये वही कहानी तो लिखी हुई है उसने, जो हमने नोट्स में लिखी हुई है और जो आपके सामने डिस्कस करी है।
आई थिंक दिस इज क्लियर। और किसी का कोई डाउट हो बताइए मुझे। एनीबॉडी एल्स इज हैविंग एनी डाउट? सर मेरे हमने को एक डाउट और था। बिल्कुल बिल्कुल पूछो यार, जितने डाउट पूछोगे। अच्छा एक और चीज है, पता है क्या, आपका जो क्लास ग्रुप है वो इसीलिए तो है। अगर आपके डाउट्स होते हैं, अगर आपके डाउट्स हैं, तो आप उन डाउट्स को क्या करेंगे, उन डाउट्स को आप पूछेंगे। ठीक, यू हैव टू आस्क दोस डाउट्स, और वो क्लास ग्रुप पे डाल दीजिए। तो बाय चांस मैंने देखा तो आई विल टेल, और किसी और ने देखा तो वो भी बताएगा। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रुप लर्निंग। बोलिए क्या डाउट है? तो क्वेश्चन 50 में पेज Question 5.116 5.116 पे आ जाइए, क्वेश्चन 50। उसमें टैंजिबल एसेट्स नेट वैल्यू पे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 50। 116 यस सर। कहाँ दे रखा बताइए? टैंजिबल एसेट्स नेट वैल्यू पे दिए हुए हैं। हाँ जी ठीक है। तो सर पर हम तो ग्रॉस वैल्यू से ट्रीट नहीं करते हैं। भैया आपके पास प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है? नहीं सर इसमें नहीं है। क्या करूंगा फिर कोई यूज है उसका? नहीं सर बट इसमें टैंजिबल एसेट्स की टोटल डेप्रिसिएशन दी हुई है, तो वो ऐड करके उससे नहीं क्या देंगे फर्क पड़ना है उससे? क्यों? closing अच्छा balance? ये बताओ मुझे, जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड बैक क्यों करूंगा? एक बात बता, विदाउट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीनरी अकाउंट तो हमेशा नेट वैल्यू पे दिखती है। याद है सिखाया था मैंने आपको दोनों मेथड, राइट एंड लेफ्ट साइड पे करके सिखाया था ना? यस सर। तो सर उसमें पहले एडजस्टेड है डेप्रिसिएशन। अरे होता है भाई उसमें तो। जब हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड नहीं फॉलो करते हैं, तो मैंने बताया थी एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। हर साल बैलेंस शीट में जो मशीनरी होगी वो रिड्यूस वैल्यू, नेट वैल्यू तो होगी। यस सर। तो वो बस और लिख सुन, दिया है बट वैसे नेट वैल्यू ही होती है। नेट वैल्यू होती है, वो तो तुम ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए लिख दिया है। और सुनो, Yes, sir. जब हमारा क्वेश्चन जो होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला, तो मशीन की वैल्यू हमेशा ग्रॉस दिखती है और डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता रहता है। यस सर। अगर वो होता तो फिर माइनस करके लेते ना फाइनल वैल्यू, नहीं, मतलब अगर क्लोजिंग इसमें बैलेंस। प्रोविजन फॉर, अगर इसके अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी दे रखा होता, यस सर। तो हम उसे ऐड बैक करते फिर वैल्यू के अंदर। यस सर, क्लोजिंग बैलेंस। याद है वो जो हमने ग्रॉस ब्लॉक वाला क्वेश्चन करवाया था? यस सर। तब वैसा होता। ठीक, क्वेश्चन 52, क्वेश्चन 53 में ऐसा सच कोई परेशानी नहीं जो आपको तंग करेगी। क्वेश्चन 54 भी इजीली हो जाने वाला क्वेश्चन है। 55 में भी कोई दिक्कत ऐसी नहीं आ रही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 55 देखिए जरा एक बार। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा सब लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 पेज नंबर 5.121 है। क्वेश्चन 55 5.121 देख लीजिए जरा इसको। इस क्वेश्चन में एक पार्ट दिख रहा है प्रीमियम वाला पार्ट। बताइए प्रीमियम दिख रहा है किसी को? बैलेंस शीट में लिखा हुआ प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, बोलो तो। यस सर। हाँ जी, तो देखिए प्रीमियम 0 था, 20,000 हो गया। और जरा शेयर कैपिटल देखिए, शेयर कैपिटल 12 से 16 लाख हो गई ना। और डिबेंचर्स भी 2 लाख से 3,20,000 हो चुके हैं। तो हो सकता है कि ये प्रीमियम शेयर पे गया हो, या हो सकता है ये प्रीमियम किस पे गया हो, डिबेंचर पे गया हो, है ना? ये भी तो हो सकता है। यस सर। अच्छा जी, अब मुझे एक चीज आपसे जाननी है कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 0 से 20,000 रुपए हो गया, और कहीं कोई लॉस वॉस तो राइट ऑफ नहीं हो रहा है यहाँ पर? ना, नहीं हो रहा। तो अगर कुछ ना बोला जाए तो पहली प्रायोरिटी हम लेके चलते हैं कि डिबेंचर जो है वो, शेयर जो है वो प्रीमियम पे इशू हुए होंगे। और अब मुझे बताइए ये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो इंक्रीज दिख रहा है आपको, इंक्रीज 20,000 रुपए का, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के अंदर जाके ऐड करेंगे या फाइनेंसिंग के अंदर जाके ऐड करेंगे इसको? सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में जो इंक्रीज हुआ है बताइए। फाइनेंसिंग सर। फाइनेंसिंग के अंदर जाके ऐड करेंगे। और मैंने आपको बताया था ना कि जब हम शेयर इशू करते हैं, अगर हमने शेयर इशू करने कितने के, 4 लाख के, तो वो कितने पे इशू हो गए? प्रीमियम पे इशू हो गए हैं। तो इशू ऑफ शेयर्स हो जाएगा 4 लाख प्लस 20, 4,20,000 हो जाएगा। ऐसा करना है इसको। एक जगह पे और एक जगह पे और कहीं सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को अलग से नहीं लिखना, या शेयर लिख दो अलग से। वैसे तो हम मान के चलेंगे कि ये तुम इशू शेयर्स को अलग से लिख दो, डिबेंचर को अलग से लिख दो, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को लिख सकते हो। लेकिन प्रीमियम आता कहां पर है भाई, ये तो बताओ मुझे। प्रीमियम किस जगह पे आता है? प्रीमियम या तो शेयर के साथ आएगा या किसके साथ आएगा? डिबेंचर्स पे आएगा। हाँ, तो बस, और तो कुछ है नहीं। एक क्वेश्चन नंबर देखिए आप, 57 है आपका। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 57 का एडजस्टमेंट नंबर 1 है, प्रपोज डिविडेंड दिख रहा है। इक्विटी शेयर पर
नहीं, प्रेफरेंस शेयर्स पे नहीं है, प्रेफरेंस शेयर्स पे 10% है, ओपनिंग और प्रेफरेंस शेयर्स पे भी 10% है। तो अब मुझे जरा बताइए कि इनमें से कौन से वाले प्रेफरेंस शेयर्स को लेके, एकांश ये जो प्रपोज डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स वाला कौन सी वैल्यू लेके चलेगा? 31 मार्च 2020 की वैल्यू लेके चलेगा, 31 मार्च 2021 की वैल्यू लेके चलेगा? बता भाई, सब लोग देखें, अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रपोज डिविडेंड इक्विटी पे नहीं देना है, सर ये उस पे होगी 31 मार्च 2020 पे। लेकिन एक एडजस्टमेंट भी दे रखा है, एडजस्टमेंट नंबर 6, प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2020। ये कैलेंडर ईयर का है क्या क्वेश्चन? नहीं भाई, कैलेंडर ईयर नहीं है ये, कैलेंडर ईयर नहीं है ये। बताइए क्या करना चाहिए, कौन बताएगा इसका जवाब मुझे कि 10% जो है वो 3 लाख पे लूंगा या 2 लाख पे लूंगा? बताओ, तुम ही बताओ पहले एकांश, किस पे लूंगा? शायद 2020 में ही। अरे 3 बेटा लाख मैं बोल रहा हूँ 3 लाख वाली 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पहले 3 लाख थी, अब 2 लाख हो गई है। पहले हाँ 3 जी। लाख थी, अब 2 लाख हो चुकी है। तो मेरा कहना है कि प्रेफरेंस डिविडेंड है वो 3 लाख पे निकालूंगा या 2 लाख पे निकालूंगा? एडजस्टमेंट नंबर 6 पढ़ के चलो। बताइए, बताओ, कोई तो बताए। एनीबडी, एनीबडी इज फ्री टू आंसर। आनंद बोल दे, पूर्णिमा बोल दे, सुहानी धवन बोल दे, कोई बताइए। सर शायद 3 लाख पे लगेगा। 3 लाख पे लगेगा, क्यों? सर एग्जैक्ट रीजन नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ मुझे, सर ये तो बीच में हुआ है ईयर के। हाँ तो पिछले साल के प्रेफरेंस शेयर्स पे ही तो देंगे, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल का ही देंगे, तो 3 लाख पे लगेगा पूरा 10%। मतलब 31 मार्च को अगर मैं लेके चलूं प्रेफरेंस डिविडेंड, 31 मार्च को अगर मैं मान के चलूं तो 30,000 रुपए बनना चाहिए, और अगर मैं क्लोजिंग वैल्यू लेके चलूं तो 20,000 रुपए बनना चाहिए। तो मेरे पास दो वैल्यू बनेगी, 30,000 और 20,000। ठीक है एकांश? यस सर। अब जो प्रपोज जो है 31 मार्च 2020 का, यानी कि 3 लाख ओपनिंग वैल्यू पे जो बनेगा 30,000, वही तो इस साल जाके पे होगा ना। करंट ईयर वाले को तो कंसीडर ही नहीं करना है, वो तो कंटीजेंट हो गया। यस सर। उसमें सोचना क्या है, ठीक है। सोचने का कोई रूल ही नहीं है इसमें। इसी तरह से इंटरिम डिविडेंड ऑफ 15% वाज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 2020। नीचे इंटरिम डिविडेंड है 15% ऑन इक्विटी शेयर्स। 31 दिसंबर तक मुझे ये बताइए, आपके पास इक्विटी शेयर 3 लाख थे या 5 लाख थे? 3 लाख थे। तो उस पर दिया जाएगा, सीधी सी बात है, कोई चक्कर ही नहीं है भाई। जिस दिन मैं इंटरिम डिविडेंड दे रहा हूं उस दिन मेरे हाथ में शेयर कितने हैं, मैं उन्हीं पे दूंगा ना इंटरिम डिविडेंड। यस सर। अच्छा, फ्रेश इक्विटी शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 5% ऑन 31 मार्च 2021। बोलिए, फ्रेश इशू हो रहा है ना इक्विटी शेयर्स का, कब? 5% पर। तो आप मुझे बताइए, आप 5 लाख देखिए, पे होगा। हाँ 5 लाख कहां से आ गया बेटा? 31 में फ्रेश कितने इशू हो रहे हैं? 2 लाख इशू हो रहे हैं ना आपके शेयर, इक्विटी शेयर 2 लाख इशू हो रहे हैं। यस सर। 2 लाख का 5% कितना होता है? 10,000। यस सर। 10,000 जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में इंक्रीज कितने का हो रहा है? 10,000। खत्म हो गया, काम खत्म। इसका मतलब क्या करना है आपको? इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स 2 लाख प्लस 10,000 टू 10 करना है, बस एक ही जगह पे उसका हिसाब किताब जाना है। तुम बोलोगे ये एडजस्टमेंट है, दो जगह एडजस्टमेंट नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन है। प्रीमियम जो है आपके पास दिख रहा है बैलेंस शीट में ऑलरेडी, और प्रीमियम 10,000 का दिख रहा है। 2 लाख के शेयर उसमें 5% 10,000 ही बनता है। तो आपकी कहानी पूरी दिख रही है यहाँ पर। और एक और चीज सुनना, कभी क्वेश्चन में दे रखा होता है ना मशीन बुक वैल्यू की मशीन थी, सोल्ड कर दी 50,000 में, तो बुक वैल्यू का मतलब होता है वैल्यू आफ्टर डेप्रिसिएशन, चाहे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड है, चाहे वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड नहीं है, ये उससे रिलेटेड होती है। और याद है जब मैंने आपको ये शीट करवाई थी, तो इस शीट में मैंने आपको कुछ डेप्रिसिएशन वाले पार्ट बोले थे, बोला था खुद करना है इनको, करा किसी ने? उनको सॉल्व किया क्या इनको, ये वाले पार्ट?
कहाँ चले गए वो डेप्रिसिएशन वाले पार्ट? मैंने कहा डू इट योरसेल्फ, डू द फॉलोइंग योरसेल्फ। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3 मैंने खुद करने के लिए कहा था। किया किसी ने इनको? बोलिए, ये किया किसी ने? एकांश जवाब देगा मुझे, अनंत, सुहानी, नो सर, ये मुग्धा। नहीं किया था अभी, हाँ, ये नहीं किया अभी सर। अरे कब करोगे? करके खत्म करो ना इनको। ठीक है जी। तो आपका इस चैप्टर में अगर कोई भी चीज आपकी छूटती है, देखिए एक बड़ा ही अनडिक्लेयर्ड रूल है, यू हैव टू सॉल्व ऑल द इलस्ट्रेशंस, यू हैव टू सॉल्व ऑल द एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड यू हैव टू सॉल्व ऑल द स्कैनर क्वेश्चन। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ कंक्लूड चैप्टर। तो मेरी तरफ से समझाने वाली चीजें सारी खत्म हो चुकी हैं, अब आपकी प्रैक्टिस बचती है और एक टेस्ट बचता है जिसके लिए आप तैयार हो जाइए। और आने वाले संडे को हम एक टेस्ट लेंगे इसका पूरा कैश फ्लो का और इशू ऑफ डिवेंचर्स का। सो रेडी फॉर दैट। चलिए, अब मैं दैट्स ऑल फॉर टुडे। किसी का डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज विल वाइंड अप द क्लास। सर डाउट है। हाँ बोलो। सर 38 वाले क्वेश्चन में, हाँ जी, सर इसमें जो प्रेफरेंस शेयर्स है उन पे डिविडेंड हम किस पे देंगे, क्योंकि मेरा आंसर मैच नहीं कर रहा था इसमें। ड्यूरिंग द ईयर एडिशनल डिबेंचर्स नहीं लिखा, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑन ओपनिंग बैलेंस लिखा हुआ है, प्रेफरेंस शेयर्स फॉर रिडीम ऑन 31 दिसंबर। अरे बेटा देख, प्रेफरेंस शेयर रिडीम कब हो रहे हैं? 31 दिसंबर को हो रहे हैं। यस ठीक सर। है, यानी कि आपके पास प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं वो 31 दिसंबर को रिडीम हो रहे हैं, यानी कि पूरा साल आपके पास 750 थे, और जब आपका फाइनेंशियल ईयर आया 5 लाख रुपए, तब आपके 2,50,000 आपके, यानी कि 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर के एंड में आपने दे दिए पेमेंट, है ना। अब देखो बेटा, डिविडेंड जो डिक्लेयर करा जाता है ना, वो तो उन्हीं लोगों को दिया जाएगा ना जो उस समय एग्जिस्ट कर रहे होंगे। यस सर। ठीक है, जैसे डिविडेंड इन इक्विटी शेयर तो उसने ओपनिंग बैलेंस बोल दिया, बिल्कुल क्लियर है ना। और प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कब हो रहा है? 31 2020 को हो रहा है। अच्छा ये बताओ पहले तो, जरा सर्च करो एक बार, अपने गूगल बाबा से पूछो कि डिविडेंड आर प्रपोज्ड एट व्हाट टाइम इन अ फाइनेंशियल। डिविडेंड कब प्रपोज किया जाता है? जब हम अपने फाइनेंशियल ईयर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जनता को या सेबी को डिस्क्लोज कर रहे होते हैं, या कभी भी मुंह उठा के कर देते हैं? जरा सच देखो, जरा कोई देखिए, खोल के देखिए, बताइए जल्दी से, मुझे सर्च करके बताइए एंड यू विल गेट योर आंसर। बताइए जल्दी से। बोलिए, करके देखिए जरा। सर क्या सर्च करना है? डिविडेंड कब प्रपोज किए जाते हैं? व्हाट टाइम इन अ फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड कब प्रपोज किया जाता है? सर इसमें लिखा है डिक्लेयर्ड एट अ एजीएम हाँ, और आगे? फॉर अ गिवन फिस्कल ईयर। हाँ, ईयर एंड This- फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। Yes, ईयर एंड का this- मतलब क्या हुआ? साल के आखिर में। यस सर। अब मुझे बता, यहाँ साल के आखिर में आपके पास कितने बचेंगे? 5 लाख। तो 5 लाख पे निकालोगे तो आंसर मिलेगा आपका क्या? जी सर, पर वो तो प्रपोज नहीं हो जाएगा। बेटा प्रपोज वाली बात ही नहीं लिखी हुई ना यहाँ पर। अच्छा ठीक है सर। हाँ लिखिए प्रपोज की बात, नहीं दिखे। तो पेड की बात चल रही है। और सुन जरा, अगर डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर पेड लिखा हुआ है तो ऑब्वियसली डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर भी पेड ही होगा, यस सर। है ना। लिखा है ना, क्लियर? क्लैरिटी है चीज की? आप बताइए, इज दैट क्लियर? यस सर। फाइनेंशियल ईयर की एंड वाली फिगर पे हम डिविडेंड देते हैं, और फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमारे डिविडेंड 7.5 लाख से घटकर कितने रह होंगे? 5 लाख। प्रपोज लिखता तो हम होल्ड कर देते, तब हम कितने पे लेके चलते? 7.5 लाख लेके चलते। प्रपोज तो है नहीं, तो सीधा पे करने की बात कर रहा है। अब किस रूल से पे कर रहा होगा? हो सकता है कि उन्होंने उसी ईयर में उसे प्रपोज करके उसी ईयर में एजीएम से पास करवा लिया होगा, ये भी हो सकता है। ठीक है सर। रीजन इज क्लियर नाउ? यस सर। चलिए आगे बताइए। और 56 वाले में, हाँ 56 क्वेश्चन पे आ जाइए। बोलिए। सर इसमें मैंने करा था तो शायद इसमें ये एज्यूम करके आंसर दिया होगा कि जो प्रीमियम हमने राइट ऑफ करा होगा वो स्टेटमेंट ऑफ P&L से करा होगा। देख लेते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड। बेटा एट द एंड ऑफ द ईयर प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे ना, पहले से डिसाइडेड तो नहीं है? नहीं सर। है ना, करेक्ट।
प्लीज क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। भाग गए बहुत सारे लोग, भागना नहीं है, ध्यान से सुनना। मैं बताता हूँ, देख पूर्णिमा क्या गड़बड़ हुई है। आपने साल के आखिर में प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे 5% प्रीमियम से, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर का 1 लाख का 5% कितना बनता है? 5,000। यस सर। अब मुझे बता कि तुम्हारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो है ऑलरेडी दिख कितने का रहा है? कितने का प्रीमियम रिजर्व दिख रहा है तुम्हारे पास? 10,000 का। यस सर। तो तुम्हारे पास तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व है, तो तुम प्रॉफिट से राइट ऑफ करोगे क्या? आंसर कैसे निकलता है? जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से मतलब ऑपरेटिंग में जोड़ के और फाइनेंसिंग से माइनस करके आंसर निकालते हैं ये। नहीं सर, पर इसमें शायद जो आंसर दिया हुआ है वो वैसे दिया हुआ है। मैंने वैसे ही करा, 1,15,000 मैंने इक्विटी शेयर में ऐड करा और हाँ। 1,05,000 माइनस करा प्रेफरेंस शेयर्स करके, तो 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। बेटा एक बात बताओ मुझे कि मैं यहाँ बनाता हूँ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, SPR अकाउंट बनाता हूँ, ठीक है, करेक्ट, ठीक है। मेरे पास बैलेंस BD कुछ नहीं है, नील है। मेरे पास बैलेंस CD कितना दिख रहा है? 10,000 दिख रहा है, करेक्ट, बोल तो जरा। और मैंने क्या कर दिया, मैंने जो है लॉस जो होता है, लॉस है ना, लॉस, उसको राइट ऑफ किया ना, लॉस ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसको राइट ऑफ किया कितने का? 5,000 का। बोल हाँ या ना? यस बताओ। सर। तो ये कितना हो गया वैल्यू? 15,000। कितना हो गया वैल्यू? 15,000। तो ये जो है हम एंट्री करते थे क्या, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे, कितना बनेगा? 15,000 बनेगा ना आपका। मतलब कुल मिलाकर आपका प्रीमियम जो है वो कितना है इक्विटी शेयर्स पे? आप 15,000। तो तुमने क्या लिखा था? सर मैं वही कह रही हूँ, मैंने ऐसे ही करके करा था। हाँ, तो हाँ। मतलब वो मेरा 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। फाइनेंसिंग मेरा मतलब 90,000 आ रहा है और चलो कोई बात नहीं, ऐसा और करना आप इस क्वेश्चन का मुझे फोटो खींच के भेजना, मैं चेक करूंगा क्या हो गया, और देन आई सेंड यू द करेक्शन। और इसका फाइनल सॉल्यूशन है फिर हम क्लास ग्रुप पे भी डाल देंगे ताकि बाकी लोग भी देख सकें, ठीक है। इज इट ओके? यस सर। तो मुझे क्या करना है सर? आप क्वेश्चन मुझे भेजूं इसका आपको? सॉल्यूशन जो कर रखा मुझे भेजोगी ना वो, मैं चेक अच्छा करूंगा जी उसको क्या सर। करा। ठीक, जी सर ठीक है। चलिए। और कोई डाउट किसी का? तनिष्ठा, ये चैप्टर खत्म हो चुका है। सृजन, राघव, पुष्पम, खत्म हो चुका है चैप्टर, देख लीजिए। मैं होमवर्क की विंडो ओपन करूंगा, उसमें आप होमवर्क अपलोड कर लेंगे, सारा का सारा जो काम किया होगा सब अपलोड करेंगे। सर टैक्स वाला पार्ट नेक्स्ट क्लास में कराओगे ना? कौन सा वाला पार्ट? टैक्स। कौन सा टैक्स का पार्ट करवाना है मैंने भाई? अरे उसका डिबेंचर्स का, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। हाँ वो बाद में देख लेंगे, हाँ ठीक है। या टैक्स का पार्ट बाद में कुछ नहीं होता, अभी देख लो जरा। अगर मेरा डिवेंचर पे इंटरेस्ट बनता है, देखो एंट्री बनती है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट। सपोज मेरा 1 लाख का इंटरेस्ट है और उस पर TDS जो है 10% है, 10,000। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर में लिखूंगा 1 लाख, पहली एंट्री। और फिर लिखता हूं मैं यहाँ पर डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट, और डिवेंचर होल्डर से पहले TDS पेबल, TDS पेबल लिखूंगा मैं 10,000। डिवेंचर होल्डर को कितना दूंगा? 90,000। लिखेंगे इंटरेस्ट इज ड्यू ऑन 10% डिवेंचर, ऐसे करके 10% डिवेंचर। दूसरी एंट्री बनेगी डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, उनको 90,000 पे कर दूंगा। TDS पेबल डेबिट 10,000 का, और 2 एंट्री हो जाएगी बैंक 1 लाख से। इसका मतलब ये हुआ कि डिवेंचर होल्डर को 90,000 पे कर दिया और जो TDS पेबल है वो गवर्नमेंट को जमा करा दिया। और पहले क्या करते थे एकांश, हम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर डेबिट टू डिवेंचर होल्डर करते थे और डिवेंचर होल्डर टू बैंक करते थे ना, पूरे 1 लाख से। यस सर। अब ऐसा नहीं करते, अगर टैक्स का चक्कर आ जाएगा तो ऐसा करेंगे। इतना ही तो Okay. था, बस यही था वो, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। ठीक है आई सर। होप इट इज क्लियर नाउ। यस सर। और कोई डाउट किसी का? एंड इट इज ऑलवेज अ गुड हैबिट कि क्लास के एंड तक रुकें और अपने साथियों के डाउट लेके चलें, इट्स रियली गुड हैबिट। चलिए, सो कैन आई वाइंड अप द क्लास नाउ?